हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जियो हिंद एकेडमी में। आज हम बाल विकास को लेकर आए हुए हैं और हमने बाल विकास की पिछली वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और इसी क्रम में आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर आए हुए हैं। और इस सिद्धांत से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आने तय होते हैं। किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, सीटेट हो या टीटी हो या सुपर टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट में इसका पेडागोगी से आता है और एक क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है इसका। तो आइए जानते हैं सिद्धांत किसने दिया और क्या है इस सिद्धांत में। विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे और सिद्धांत को पढ़कर पूरा अपने 2 नंबर हम अपने पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम जानते हैं किसने दिया। संज्ञानात्मक विकास हमारा दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था हमारे जीन पियाजे ने। किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? जीन पियाजे ने। ठीक है, और ये पूछा जाता है कहाँ के नागरिक थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। ठीक है, इनकी जीन पियाजे की पूरी हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस पूछा जाना होता है कि कहाँ के नागरिक थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो हमारे जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। जैसा कि आप लोग संज्ञानात्मक जानते होंगे, संज्ञान मतलब क्या? ज्ञान। ये जीन पियाजे ने मेंटल स्टडी की और वहाँ से इसका सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये क्या थे जीन पियाजे हमारे? जानते पॉइंट वाइज इसका अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे हमारे थे निर्मातावादी थे। निर्मातावादी थे। ठीक है, निर्मातावादी बोल सकते हैं या निर्माणवादी बोल सकते हैं। क्या थे? निर्माणवादी थे। इनका मानना था कि जो बच्चा है वह जब जन्म लेता है तो वह कोरे कागज की तरह होता है, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है, पर वो जब धीरे धीरे आता है अपनी अवधारणाओं को खुद विकसित करता है, अपनी सोच को समझ को खुद विकसित करता है। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि यह अपनी अवधारणाओं को स्वयं विकसित करता है। अवधारणाओं को स्वयं विकसित करता है। अवधारणाओं को स्वयं विकसित करता है। ठीक है, और बच्चा जो है अपने विचारों को भी स्वयं विकसित करता है। ठीक है, उसमें किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता है। वह जब आता है, बच्चा जन्म लेता है तो वह कोरा कागज होता है। ठीक है, वो समाज में रहता है, जानता है और अपने ज्ञान का और भाषा का क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक, अपने विचारों को स्वयं विकसित करता है। विचारों को स्वयं विकसित करता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी तक? जीन पियाजे कहाँ के नागरिक थे? हमारे स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। ठीक है, ये निर्मातावादी थे और निर्माणकारी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जन्म लेता है तो कोरा कागज होता है, वह समाज में आता है तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। ठीक है, अपनी अवधारणाओं को स्वयं विकसित करता है और उसका अपने विचारों को भी स्वयं विकसित करता है। इसलिए क्या थे? निर्मातावादी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा था? जो बच्चे हैं हमारे क्या हैं? बच्चे हमारे नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या कहेंगे? जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इन्होंने एक कथन और दिया था कि जो बच्चे हैं वह अगर जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और कोई काम जैसे करें तो भी हम अधिगम करते हैं और बिना कोई काम किए भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, इनका कथन था अनधिगम्भी। इनका कथन क्या था? अनधिगम्भी। इनका कथन था अनधिगम्भी एक प्रकार का अधिगम है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अनधिगम भी एक प्रकार का
अधिगम ही है। हम लोग जैसे खाली बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कोई कार्य कर रहा है और हम उसको बैठे बैठे देख रहे हैं, तो हम लोग उसको देख देख कर भी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कोई घर में कोई काम कर रहा है और हम लोग बैठे हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं, तो हम लोग देख देख के भी चीज़ें सीख जाते हैं और फिजिकली रूप से हम उस टाइम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा अनधिगम भी एक प्रकार का क्या है, हमारा अधिगम है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन्होंने और कुछ क्या क्या कहा और कितनी विशेषताएं बताई थी। तो अब जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या तत्व बताए। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या तत्व बताए, जिनके जो क्या मेंटल स्टडी होती है हमारी, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ तत्व बताए। उन तत्वों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो जैसे संज्ञान से क्या होता है, संज्ञान में हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो संज्ञान में कौन कौन से तत्व आ सकते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, संज्ञान के तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा तत्व इसमें बताइए कि संज्ञान का तत्व है और या कौन सा तत्व संज्ञान का तत्व नहीं है। तो पहला क्या है हमारा, संवेदन। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की करने की इच्छा, कोई कार्य करने की इच्छा हुई या हमारे माइंड में किसी चीज़ के प्रति कोई संवेदना उत्पन्न हुई, तो उसका क्या कहते हैं, वो संवेदन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिसेप्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेंसेशन। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, कोई समस्या हमारे सामने आई, ठीक है, तो हम सोचेंगे उसको किस प्रकार सॉल्व करें, तो वो क्या होगा, समस्या के प्रति हमारा जो वो होगा, दिमाग में जो स्कीमा बनती है वो हो गया हमारा प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, तीसरा इसका तत्व कौन सा होता है, समस्या समाधान। समस्या समाधान यह संज्ञानात्मक विकास का तीसरा तत्व है। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, इमेज या प्रतिमा। समस्या को हम किस रूप में देख रहे हैं। ठीक है, इमेज हो गया। पांचवा क्या है, पहला क्या संवेदन हो गया, दूसरा प्रत्यक्षीकरण हो गया, तीसरा हो गया समस्या समाधान हमारा, चौथा हो गया प्रतिमा, पांचवा क्या है हमारा, तर्कना। ठीक है, रीजनिंग बोलते हैं जिसे, NING रीजनिंग। ठीक है, कि हम चीज़ों को मतलब जो हमारे सामने कोई तर्क है जैसे, तो उसको किस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों पर अपने तर्क हम किस हिसाब से दे रहे हैं, वो क्या हुआ, हमारी मेंटल स्टडी हुई ना, तो उसी हिसाब से तो इस तर्कना को हम लोग संज्ञान के तत्व में रखते हैं। छठा क्या, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, सोचना, तो वो भी क्या है हमारा संज्ञान का एक तत्व है, चिंतन। थिंकिंग। ठीक है, ये हमारे क्या है, संज्ञानात्मक विकास के हमारे तत्व हैं। पहला क्या हो गया, संवेदन हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, चीज़ों को हम किस रूप में देख रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं, ये हो गया हमारा प्रत्यक्षीकरण हो गया। समस्या समाधान, चीज़ों को हम समस्याओं को किस रूप में हम हल कर रहे हैं, ये हमारा हो गया समस्या समाधान। फिर हो गया प्रतिमा, चीज़ों को हम किस रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़ हमारे बारे में कोई चीज़ बताई जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अंधा है और उसने कभी तक कोई चीज़ नहीं देखी, तो हम उससे बताएंगे कि आम कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, बड़ा होता है, तो वो अपने दिमाग माइंड में उसकी एक प्रतिमा बनाएगा। ठीक है, तो वही क्या है यहाँ पर प्रतिमा है, वो क्या है, मेंटल चीज़ है हमारी। ठीक, तर्कना, हम किसी चीज़ पर अपने तर्क किस प्रकार रख रहे हैं, ठीक, ये हम माइंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए वो तर्कना में आएंगी। ठीक, थिंकिंग, चीज़ों को हम किस प्रकार सोच रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, तो हमारी थिंकिंग में आएंगी। ठीक है, और इन्होंने कुछ संप्रत्यय भी दिए थे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने जैसे जाना कि इन्होंने जीन पियाजे ने कुछ संप्रत्यय भी दिए थे। ठीक है, मानसिकता से जुड़े हुए, तो कौन कौन से थे, पहले क्या थे, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संप्रत्यय। ठीक है, कौन कौन से थे, पहला क्या था हमारा, अनुकूलन। तो अनुकूलन को समझते हैं, जैसे
ठंडी आ गई इस समय, तो हम लोगों ने स्वेटर निकाल लिया। तो क्या किया हमने, चीज़ों के हिसाब से हम ढल रहे हैं, चीज़ों को अपने हम मतलब भौतिक जो पर्यावरण है हमारा उसको अपने अंदर मतलब समायोजित कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम समायोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अनुकूलन हो गया। ठीक है, ठंडी आती है तो हम ठंडी के कपड़े निकाल लेते हैं, और गर्मी आती है तो ठंडियों के कपड़े रख देते हैं। मतलब हम भौतिक अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन कर रहे हैं। हम चीज़ों को देकर उसको अपने हिसाब से अपने आप को किस हिसाब से उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा अनुकूलन होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। पहला कौन सा आता है, इसके बारे में ध्यान से अध्ययन करेंगे, पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा। पहला क्या होता है, आत्म सातीकरण, आत्म सातीकरण। और दूसरा क्या होता है, समावेशन। दूसरा क्या होता है, समावेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और इसको क्या बोलते हैं, एक्मोडिएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है आत्मसातीकरण, इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है, हम जानते हैं साइकिल कैसे चलाई जाती है, और उसी के हिसाब से हमने बाइक चलाना सीख लिया। ठीक है, तो हमने पूर्व ज्ञान में तो कोई बदलाव किया नहीं, उसके ऊपर हमने नया ज्ञान जोड़ लिया। तो क्या होगा हमारा आत्मसातीकरण, हमने पूर्व ज्ञान में क्या किया, नया ज्ञान जोड़ लिया। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ लिया, नया ज्ञान जोड़ लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा आत्म सातीकरण। जैसे हमें साइकिल चलाना आता था और उसी हिसाब से हमने बाइक चलाना सीख लिया। ठीक है, तो हमने अपने पूर्व ज्ञान में कोई संशोधन नहीं किया और उसमें नया ज्ञान जोड़ लिया हमने। ठीक, तो वो हमारा क्या हो गया, आत्म सातीकरण हो गया। उसके बाद क्या होता है, समावेशन। समावेशन को अगर हिंदी में और ढंग से पढ़ें तो उसको क्या कह सकते हैं हम, संशोधन। क्या बोल सकते हैं, संशोधन। इससे समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो संशोधन क्या होता है, किसी चीज़ को हम चेंज करें। और ये इसमें चेंज, किस चीज़ को चेंज करेंगे, अपने दिमाग में पड़ रही जो पहले से भावनाएं हैं या पहले से कोई चीज़ फिट है उसको चेंज करेंगे। मतलब अपने हम स्कीमा में संशोधन करेंगे। स्कीमा क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ थिंकिंग या कलेक्शन ऑफ, मतलब जो हम चीज़ें जो हमारे पास दिमाग में पहले से है, मानसिक संरचना बोल सकते हैं एक प्रकार से स्कीमा को। स्कीमा भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्कीमा क्या होता है, तो याद रखिएगा स्कीमा क्या होता है, हमारी मानसिक संरचना होती है किसी चीज को लेकर। ठीक है, मानसिक संरचना होती है। और इसमें संशोधन कब होता है, समावेशन में इसमें संशोधन हो जाता है। तो समावेशन क्या होता है, समावेशन में जैसे बच्चे के द्वारा कोई चीज़ बताई गई, बच्चे के माँ ने उसको कोई चीज़ बताई और उससे वो चीज़ नहीं हुई उस तरीके से, और पापा ने भी कोई चीज़ बताई उस तरीके से भी वो चीज़ नहीं हुई, तो बचता क्या होता है, उलझ जाता है चीज़ों में। ठीक है, उसकी स्कीमा में मतलब गड़बड़ हो जाती है उसकी स्कीमा। ठीक, तो उसको किसी तीसरे पर्सन ने बताया कि ये काम ऐसे करो और हो जाएगा, और बच्चे ने उस तरीके से किया और उसका वो कार्य हो गया। तो वो समझ जाएगा कि जो दोनों चीज़ें पहले की थी वो क्या थी, हमारी यूजलेस थी, अनुपयोगी चीज़ें थी, और ये चीज़ है वो क्या होगी, सही चीज़ है। तो ठीक है, तो क्या होगा, पूर्व ज्ञान में हमने नया ज्ञान जोड़ा, पर क्या क्या पूर्व ज्ञान को हटा दिया, हमने संशोधन कर दिया। ठीक है, जिसमें पूर्व ज्ञान का संशोधन हो वो क्या होगा, समावेशन। इसमें पूर्व ज्ञान में संशोधन होता है, पूर्व ज्ञान में संशोधन होता है। ठीक है, बच्चा पूर्व ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान के साथ चल देता है। ठीक है, इस एक एग्जांपल और भी है इसका। जैसे कोई मैथ के क्वेश्चन कोई लगा रहा है, एक तरीके से एक ट्रिक से वो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, तो उसने क्या किया, दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन लगा दिया। ठीक, तो जान जाएगा कि पहला तरीका क्या है, हमारा पहली ट्रिक क्या है जो हमारी यूजलेस है, तो इसलिए वो उसको छोड़ देगा और दूसरी ट्रिक जो नई वाली है उसको अपना लेगा। तो उसने क्या किया, अपने स्कीमा में बदलाव किया। ठीक है, स्कीमा में संशोधन होता है। इसमें क्या होता है, स्कीमा में संशोधन। स्कीमा क्या होती है, हमारी मानसिक संरचना होती है, विचारों की स्कीमा में बदलाव। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, आत्मसातीकरण और समावेशन। जीन पियाजे के द्वारा कुछ संप्रत्यय दिए गए थे मानसिक थिंकिंग के, कॉग्निटिव जो उन्होंने थ्योरी बताई थी उससे संबंधित कौन कौन से थे। अनुकूलन में क्या होता है कि हम अपने आप को चीज़ों के हिसाब से किस रूप में ढाल रहे हैं।
चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है? एसिमुलेशन। इसमें पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ देते हैं और पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान में कोई संशोधन नहीं करते हैं, ठीक है। स्कीमा में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। स्कीमा क्या होती है? हमारी मानसिक संरचना होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या? समावेशन। समावेशन का मतलब हम संशोधन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्कीमा में जिसमें बदलाव हो, ठीक है। हमें मानसिक जो संरचना है, मानसिक कल्पना है, उसमें क्या हो? बदलाव करें हम, ठीक है। तो इसमें पूर्व ज्ञान में संशोधन होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट हमें लगता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। विभिन्न एग्जाम्पल दे लेगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको यहाँ से सीटेट में पूछेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ और इसके संप्रत्ययों के बारे में। तो हमने अभी तक जाना आत्मसातीकरण और समावेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। और वह तरीका जो आत्मसातीकरण और समावेशन में हमारे को एक कर दे, वो क्या होता है? जो उन दोनों के बीच में क्या बनाए? एक बॉन्ड बना दे, उसको क्या कहते हैं हम? साम्यधारण। ये भी क्या है? जीन पियाजे द्वारा दिया गया एक संप्रत्यय ही था। अनुकूलन हमने जाना क्या होता है, ठीक है। इसके दो पार्टों के बारे में जाना, कौन कौन से? आत्मसातीकरण, ठीक है, और समावेशन याद रखिएगा। इन दोनों को जो एक करे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या कहते हैं? साम्य धारण, ठीक है। यहां से आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इनकी ये क्या थे? जीन पियाजे के द्वारा जो संप्रत्यय दिए गए थे ये हैं। पहला कौन सा था? अनुकूलन। इसके दो भाग थे, आत्मसातीकरण और समावेशन। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाते वो क्या होता है? हमारा साम्य धारण होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस सिद्धांत की क्या एज होती है और क्या क्या है इनकी विशेषताएं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हमने अभी तक जीन पियाजे के संप्रत्यय के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं जीन पियाजे ने कितनी आयु की कितने स्तर बताए थे, ठीक है। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा था हमारे आयु के हिसाब से बालकों को कितने हिसाब से बांटा था, और इन अवस्थाओं के क्या क्या नाम दिए थे। पहली अवस्था का नाम इन्होंने दिया था संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। और इसको हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संवेदी गामक अवस्था और इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था इन्होंने? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व को कहीं कहीं प्राक भी बोल देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तीसरी कौन सी अवस्था बताई थी इन्होंने? तीसरी बताई थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चौथी कौन सी बताई थी? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई थी। पहली कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। इसकी आयु क्या थी? 0 से 2 ईयर। कितनी थी? 0 से 2 वर्ष के बालक बीच में जब बालक होगा तो उसका क्या कहेंगे? वो संवेदी गामक अवस्था में या इंद्रिय जनित अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी क्या बताई थी इन्होंने? 2 से 7 वर्ष के बीच के बालकों को, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज बताई थी इन्होंने 7 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी की एज बताई थी 11 से 15 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो जीन पियाजे द्वारा
जो बच्चा है उसकी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया था। पहली क्या थी? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, इसकी आयु उन्होंने बताई थी 0 से 2 वर्ष। उसके बाद बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु उन्होंने क्या बताई? 2 से 7 वर्ष बताई। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या थी? 7 से 11 वर्ष बताई इसकी आयु। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु बताई 11 से 15 वर्ष। अब हम एक एक करके सभी अवस्थाओं की क्या बोलेंगे? विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हम लोग विस्तृत और डीप रूप से अध्ययन कर लेंगे इन सब का, और यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो पहली अवस्था हमारी कौन सी थी? इन संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इस अवस्था की विशेषता क्या होती है? पहले तो इसकी आयु देख लेते हैं क्या होती है। इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहला क्या होता है? इसमें जब इस अवस्था में बालक होता है तो वो रोने लगता है। छोटा बालक क्या करेगा? रोने का। ठीक है, उसके बाद वो अनुकरण करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? अनुकरण, चीज़ों को 0 से 2 वर्ष के बीच में जैसे बच्चा है, लेटा है, उसके सामने आप जाएंगे हंसेंगे तो वो भी हंसने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या बच्चा अनुकरण करना सीख जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका क्या हो जाएगा? मानसिक निरूपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसिक निरूपण हो जाएगा। मानसिक निरूपण हो जाएगा। ठीक है, अब जो 0 से 2 वर्ष का बालक होता है उसमें कोई भाषा का विकास नहीं होता है। अब इतना छोटा बालक क्या भाषा सीख पाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग और कॉमन सेंस से भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, इसमें भाषा का विकास नहीं होता है। इसमें भाषा का विकास नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? बच्चा क्या इसमें नकल करता है। ठीक है, चीज़ों की नकल करता है। ये किस आयु से किस आयु के बीच में करता है? जब 1 से 4 माह के बीच में बालक जब होगा, ठीक है, तब यह क्रिया वो दर्शाएगा। ठीक है, जब उसके सामने हंसेंगे तो वो भी हंसने की, उसको बउआ 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 करके कहेंगे तो वो भी हंसेगा। ठीक है, चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है बच्चा। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिवर्तित क्रियाएं। प्रतिवर्तित क्रियाएं दिखाता है। ठीक है, यह किस माह के बीच में होता है? 0 से 3 माह के बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जब उसके चेहरे पर लाइट लगती है, ठीक है, अचानक से लाइट लगती है तो क्या कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ठीक है, जब मामला फिट हो जाता है उसका मतलब ठीक हो जाता है, आंखें जो है समायोजित हो जाती हैं उस लाइट के हिसाब से, तो फिर से अपनी आंखें खोल लेता है। ठीक है, तो कितनी चीज़ें दिखाता है? रोता है बच्चा, चीज़ों का अनुकरण करना सीख जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक क्या हो जाता है? निरूपण हो जाता है। ठीक है, उसमें भाषा का विकास होता नहीं है। बच्चा नकल उतारने लगता है 1 से 4 माह के बीच में, प्रतिवर्तित क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, और क्या होता है? वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या करने लगता है? प्रदर्शित करने लगता है। स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण क्या करने लगता है? प्रदर्शित करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, यह क्रिया कब से कब के बीच में होती है? यह क्रिया होती है 8 से 12 माह के बीच। ठीक है, तो ये जान लेंगे ये क्या थी? संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसकी एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है, और 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा क्या करेगा? सिर्फ रोना सीख जाता है, अनुकरण करना सीख जाता है चीज़ों का। ठीक है, उसके भाषा का विकास नहीं होता है। ठीक है, फिर नकल उतारता है बच्चा, नकल उतारने लगता है 1 से 4 माह के बीच में। रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया। उसके अगर आंखों में लाइट लगेगी तो आँख क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। उसको ठंडा गर्म महसूस होने लगता है 0 से 3 माह के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्स वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है किस माह के बीच में? 8 से 12 माह के बीच में। ठीक है, तो यह थी जीन पियाजे की प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था के बारे में की कुछ विशेषताएं थी। ठीक, अब हम दूसरी अवस्था की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो दूसरी अवस्था क्या थी हमारी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये किस वर्ष के बीच में थी? 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था
थी ये। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक क्या करने लगेगा। ठीक है, इन उनकी विशेषताएं क्या क्या होंगी इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, दो चीज़ें इसकी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है इस अवस्था की। पहला क्या है हमारा अहमवाद। ठीक है, दूसरा क्या है जीववाद। ठीक है, इसको अहम केंद्रित भी बोल सकते हैं। ठीक, अब दोनों का मतलब भी जानते हैं। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे घर की डोरबेल बजी तो बच्चा क्या समझेगा कि वह उसके लिए ही बजी। घर में जो भी घटनाएं होंगी वह उसके उस मतलब केंद्र में वही है। ठीक है, और जैसे घर में कोई आया तो उसको लगेगा वह उसी के लिए आया है। ठीक है, दौड़ के जाएगा गेट खोलने के लिए। फ़ोन की घंटी बजती है तो दौड़ के जाएगा फ़ोन को उठाने के लिए। ठीक, तो यह क्या है अहम केंद्रित, उसको लगती है हर चीज़ें उनमें वही केंद्र पे है। और जीववाद का मतलब क्या, वो हर निर्जीव चीज़ों को भी मतलब उसमें देखता है कि जान है। ठीक है, वो अपने खिलौनों से भी बातचीत करता है और जब गिरता है तो उसको कहता है कि चोट लग गई, उसके खिलौने के हमारे चोट लगती है और वो रोने भी लगता है। ठीक है, तो दोनों विशेषताएं समझ में आ गई, अहमवाद और इसका मतलब अहम केंद्रित। ठीक है, और जीववाद। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं हैं और इसके ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनके आगे क्या लिख लेंगे हम, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा सीटेट में। ठीक, और दो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें क्या होता है, चिंतन का विकास। बच्चा क्या है इस अवस्था में चिंतन नहीं कर सकता है। 2 से 7 वर्ष के में किसी चीज़ के बारे में डीपली सोच नहीं सकता है, तो चिंतन नहीं कर सकता इस अवस्था के बीच में, चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है, अपलटावी का गुण भी पाया जाता है। अपलटावी का गुण पाया जाता है। ये अपलटावी क्या होता है, जैसे बच्चों से हमने कहा कि गिनतियां सुनाओ तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम कहेंगे इसको उल्टा सुनाओ तो उल्टा नहीं सुना सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अपलटावी का गुण कहेंगे, चीजों को पलट कर नहीं कर सकता है। ठीक है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाएगा उसके अंदर। क्या कहेगा, केंद्रीकरण का गुण पाया जाएगा। केंद्रीकरण का गुण भी पाया जाएगा उसके अंदर, गुण पाया जाएगा। केंद्रीकरण क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। केंद्रीकरण क्या होता है, जैसे हमने 4 बॉल रख दी उसके सामने। ठीक है, और 3 बॉल क्या है व्हाइट कलर की है और एक क्या है ब्लैक कलर की है, तो उसका पूरा ध्यान क्या होगा, वो ब्लैक कलर की बॉल को देखेगा। ठीक है, तो यही होता है केंद्रीकरण का गुण। वह मतलब चीज की सिर्फ एक ही विशेषता को देख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा केंद्रीकरण का गुण। वस्तु की कई वस्तुओं में, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक विशेषता पर केंद्रित रहेगा उसका ध्यान, सिर्फ एक विशेषता पर उसका ध्यान सिर्फ एक विशेषता पर उसका ध्यान केंद्रित रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता हो गई उसकी, अहम केंद्रित विशेषता हो गई उसकी, वो सेंटर में वो अपने आप को ही समझता है चीज़ों के। जीववाद है, सभी को सभी जो चीज़ें हैं भौतिक वस्तु उनमें वो देखता है सभी सजी हुई हैं। ठीक है, चिंतन वो नहीं कर सकता है। अपलटावी का गुण पाया जाता है उसमें, और क्या हुआ केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, मतलब वो सिर्फ वस्तु की एक ही विशेषता को देख पाता है। ठीक है, इसके और कुछ गुणों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इस अवस्था की एक विशेषता और भी है कि इसमें क्या है कि भाषा का विकास हो जाता है बच्चे की, तो और जो कि इंद्रिय जनित अवस्था में नहीं हुआ था। 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा भाषा मतलब बोलने चालने लगता है, वो बातें कर सकता है। भाषा का विकास हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं रही हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब तीसरी अवस्था के बीच में मतलब अवस्था में चलते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी थी इसकी, कौन सी थी, हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु हमने क्या बताई थी, 7 से 11 वर्ष। आयु भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आयु तो रट ही लीजिएगा एक प्रकार से। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। मूर्त से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि जो चीज़ें सामने हैं बच्चा उन्हीं को जान पाएगा, उन्हीं को समझ पाएगा, मतलब उसमें अमूर्त चिंतन का गुण नहीं पाया जाएगा। जो चीज़ें उसके सामने हैं उन्हीं चीज़ को समझ पाएगा, सोच पाएगा उसी चीज़ के बारे में। ठीक, क्या है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, मूर्त
चिंतन पाया जाएगा। मतलब मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करना शुरुआत कर देगा। मूर्त चीजों के बारे में चिंतन उसका प्रारंभ हो जाएगा, करने लगेगा। ठीक है। और वह क्या करेगा? पलटावी का, उसमें क्या था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी का गुण, उसके अंदर अपलटावी गुण था, वो चीज़ों को पलट नहीं पा रहा था, और उसमें क्या करने का कि वो चीज़ों को पलट सकेगा, तो पलटावी का गुण पाया जाएगा। का गुण पाया जाएगा। ठीक है। मतलब अगर उसको कहेंगे उल्टी गिनती सुना तो वह उल्टी गिनती भी सुनाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा कि वो विकेंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। उसमें क्या था कि केंद्रीकरण का गुण था, इसमें क्या है कि विकेंद्रीकरण का गुण है। तो चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी हमें। विकेंद्रीकरण का गुण। ठीक है। वह वस्तु की सभी विशेषताओं के बारे में आराम से जान लेगा। ठीक है। एक ही विशेषता पर अपना ध्यान फोकस नहीं करेगा। ठीक है। वस्तु की सभी विशेषताओं के बारे में जानने क्या होगा? जानने लगेगा। ठीक है। तो कौन कौन से गुण थे इसमें? मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करने लगेगा। ठीक है। पलटावी का गुण पाया जाएगा। ठीक है। विकेंद्रीकरण का गुण पाया जाएगा। और क्या कहेगा? जो उसमें क्या था, अहम का त्याग था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। वो केंद्र में अपने आप को समझता था, जो घटनाएं हो रही हुई उसके अगल बगल क्षेत्र में, तो उसमें वो अपने आप को केंद्र पर रखता था। इसमें क्या होगा? वो गुण इसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे उसको? अहम का वो त्याग कर देगा, का त्याग कर देगा। तो ये सारी विशेषता रही हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है। तो अब हम जानेंगे लास्ट जो इसकी अवस्था थी, कौन सी थी हमारी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आखिरी लास्ट अवस्था हमारी कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या था? इसकी आयु क्या थी? 11 से 15 वर्ष। इसको हमने बताया, इसे क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी पहली विशेषता होती है कि समझ का स्थानांतरण करने लगता है। क्या? समझ का स्थानांतरण करना सीख जाता है। स्थानांतरण करना सीख जाता है। ठीक है। वो क्या करता है? जो उसके पास ज्ञान है वो दूसरों तक बांट सकता है अच्छे रूप से। ठीक है। जो उसको चीज़ें जानता है तो अपनी समझ का दूसरे में स्थानांतरण आसानी से कर सकता है। ठीक है। अगर उसको कोई चीज़ सिखानी हो इस आयु के बालक को, तो निगमन तरीके से बता सकते हैं। जो निगमन होता है उस तरीके से चीज़ों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता था कि उसमें चीज़ों को हम निगमन तरीके से नहीं सिखा सकते थे। तो इसमें क्या होता है? हम चीज़ों को कैसे समझाते हैं? रूल टू एग्जाम्पल समझाते हैं। निगमन तो यही होता है, रूल टू एग्जाम्पल चीज़ों को सिखाते हैं। तो मतलब कोई चीज़ बतानी हो बच्चों को तो कैसे बताएंगे? पहले उसका हम रूल बताएंगे। ठीक है। व्याकरण पढ़ानी हो जैसे तो उसके हम सभी रूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चा उन एग्जाम्पल को मतलब कर लेगा या उन एग्जाम्पल से रूल बना लेगा। ठीक है। उस मतलब चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। ठीक। तो ये क्या होती है? हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। और इसमें क्या होता है? तीसरा कहते हैं अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। मतलब जो चीज़ें उसके आसपास नहीं है या जिन चीज़ों को नहीं देख रहा है उन चीज़ों के बारे में भी यह सोचने लगता है। अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो यह रही जीन पियाजे की अवस्थाओं की विस्तृत रूप से हमने अध्ययन कर लिया और उनकी विशेषताओं के बारे में भी मेन जानकारी इकट्ठा कर ली। ठीक है। इस रूल की एक महत्वपूर्ण बात है, मतलब जो पेपरों में मतलब पूछ ही लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह बात है कौन सी? कि जानकारी यह है कि जो इन्होंने क्या थे, पियाजे क्या था? हमारे निर्मातावादी थे या निर्माणकारी थे। हमने शुरुआत में ही जाना था क्या थे? निर्माणकारी थे। ठीक है। इन्होंने कहा था पहले अवधारणाएं बनती हैं, बच्चा चीज़ों को समझता है, विचार करता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? पहले क्या होता है? पहले बच्चा विचार बनाता है, पहले विचार बनाता है। ठीक है। और बाद में वो उसको अपने हिसाब से भाषा सीख लेता है। ठीक है। विचार से वह भाषा सीखता है। तो पहले विचार बनाता है और बाद में भाषा
सीखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इन्होंने क्या बताया जीन पियाजे ने कि यह पहले विचार करेगा और बाद में चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, बाद में सीखता है कि बाद में चीज़ों को सीखता है। तो मतलब क्या होगा इसका, पहले विचार और बाद में वो क्या सीखेगा, भाषा सीख जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब पहले विचार बाद में भाषा। ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये पेपर में पूछ लिया ही जाता है, क्योंकि इसके विपरीत जो वाइगॉस्की थे उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है पहले भाषा सीखता है और बाद में विचार सीखता है। तो लोगों के इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और एग्जामिनर यही क्वेश्चन देता है कि पहले विचार आया और बाद में भाषा आई। यह किसने कहा, तो ये हमने किसने कहा था कि जीन पियाजे जी ने कहा था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या बताया कि पहले विचार आया, बच्चा जब आता है जीवन में तो वह क्या कहता है, कोरा कागज होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो आता है अपने अवधारणाएं यहाँ से खुद बनाता है, अपने विचार बनाता है और उससे अब चीज़ों को सीखता है। चीज़ों में क्या सीखा, भाषा सीखता है। ठीक है, तो पहले विचार बाद में भाषा। ठीक है, तो हमने आज क्या जानकारी कर ली, जीन पियाजे से संबंधित पूरी जानकारी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा कर ली। ठीक है, और यहाँ से मैं वादा करता हूँ कि कोई क्वेश्चन यहाँ से इस सिद्धांत से इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे सीटेट हो हमारा या टीटी हो या सुपर टेट हो, क्योंकि इसमें अब कुछ आता ही नहीं है, खत्म है। मतलब इसका हमने पूरा डीप रूप से अध्ययन कर लिया। और यू हिंद एकेडमी द्वारा आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं, अगर वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।